नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कहते हैं कि जब सरकारें काम नहीं करती या फिर सरकारों की एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं काम करती या वो कानून का जब दुरुपयोग करती हैं तो अदालतें ऐसी सरकारों को या फिर उनकी केंद्रीय जांच एजेंसीज को आईना दिखाने का काम करती हैं। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के संदर्भ में जो फैसला कल सुनाया, जहां पर 3 जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, देवांगना कलीटा, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी है। और ये जजमेंट, ये जो फैसला आया है, वो अपने आप में एक नजीर साबित होगा। पूरे देश की जो अदालतें हैं अलग अलग राज्यों की, उनके लिए शायद नजीर साबित होगा। और नजीर की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस सफाई से पूरे ऑर्डर को लिखा गया है, ये समझाते हुए कि उआपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि एक एंटी टेरर एक्ट है, उसके प्रावधान आप आम जो क्राइम है, जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, उन पर आप नहीं लगा सकते हैं। और इसको लेकर अगर 2 लाइनों में मैं कहूं तो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी ये तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट के खिलाफ, उसको एक सरे से खारिज कर दिया। और खारिज करने का मतलब ये है कि जो भी उसमें लिखा हुआ था दिल्ली पुलिस के तरफ से, दिल्ली पुलिस ने जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखे थे चार्जशीट में, यानी कि अदालत उनसे कन्विंस नहीं हुई। और अगर अदालत नहीं कन्विंस हुई तो इसका मतलब पुलिस अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई, उसने शायद अपना माइंड नहीं अप्लाई किया और इन पर उआपा के आरोप लगा दिए, जिससे कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। अब आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे, जब एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के बाद जब ये फरवरी में जब दंगे हुए, तो देवांगना कलीटा, नताशा नारवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, उनमें से कई लोग थे जो इन तीनों के ऊपर उआपा के चार्जेस लगाए गए। मामूली चार्जेस नहीं है, एंटी टेरर एक्ट के तहत इनको जेल में बंद कर दिया गया। पिछले 1 साल से ये तीनों जेल में हैं। इन्होंने कई बार जमानत की मांग की, निचली अदालतों ने इनकी जमानत को खारिज भी किया, लेकिन अंत में कल हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी, ये कहते हुए कि उनको एक पर्सनल बॉन्ड भरना होगा 50,000 रुपए का और अपने पासपोर्ट्स को सरेंडर करना पड़ेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी में ये तीनों ना इंडल्ज करें जिससे कि अव्यवस्था फैले या किसी तरीके के जो जांच पड़ताल जो इस केस में चल रही है उसमें कोई रुकावट या बाधा ना आए। तो ये सारी शर्तों पर अदालत ने इन तीनों को कल जमानत दे दी है। तो एक बड़ी जीत है तीनों के लिए। और वो तमाम लोग जो कि आज उआपा के तहत देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं, आज उनमें भी एक उम्मीद की किरण जगी है कि उनके केस में भी शायद अब जुडिशरी सक्रिय तरीके से कोई ना कोई संज्ञान लेगा। लेकिन यहां पर समझना जरूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस मृदुल, सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की जो बेंच थी, उसने इस जजमेंट में क्या कुछ कहा है ये यहां पर समझना जरूरी है। ये इस दिल्ली हाईकोर्ट की इस बेंच ने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार के मन में असहमति की आवाज को दबाने की व्याकुलता है, चिंता है, और संविधान की ओर से दिए गए विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। यानी कि द लाइन्स हैव बीन ब्लर्ड बिटवीन द राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। बात को बहुत क्लियरली अदालत ने कहा है। और साथ में अदालत ने कहा कि अगर इस तरीके की मानसिकता बढ़ती गई तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इस बात को बहुत साफ तरीके से इस बेंच ने कहा। इसके अलावा एक और बात जो इस अदालत ने कही, उन्होंने कहा कि उआपा के जो कठोर और दंड देने वाले जो प्रावधान हैं, उनको आप लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसकी अहमियत इससे खत्म होती है क्योंकि एक आम कानून नहीं है और इस कानून के इस्तेमाल पर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। साथ में बेंच ने कहा
कि अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि उन पर उआपा के कोई भी प्रावधान उन पर अप्लाई किए जा सकते हैं। और साथ में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो उआपा की धारा 43D5 के तहत जमानत देने के मामले में ये कोई भी प्रावधान इसमें लागू नहीं होते। 3 धाराओं का कोर्ट ने उल्लेख किया। पहला ये कि अदालत ने उआपा की जो धारा 15 है जिसमें कि आतंकी कृत्य की बात की जाती है, दूसरी धारा 17 जिसमें कि आतंकी कामों के लिए पैसा जुटाने के लिए बात की जाती है, और धारा 18 जिसमें साजिश के लिए दंड का प्रावधान है। तो इन तीनों धाराओं का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि इन तीनों धाराओं के तहत इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर उआपा का चार्ज नहीं बनता है और इसलिए कोर्ट इनको जमानत देगी। साथ में आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से वो सहमति उनकी नहीं है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर बात समझने की इसलिए है कि धारा 15 का जो उल्लेख अदालत ने किया है जिसमें कि जस्टिस मृदुल और जस्टिस भामनी ने ये कहा है कि धारा 15 का इस्तेमाल आईपीसी या आम तौर पर होने वाले अपराध के दायरे में नहीं आता है, और साथ में ये कहा कि देश के जो आधार हैं वो मजबूत हैं और किसी विरोध से आप इस आधार को नहीं हिला सकते हैं। और साथ में कितने तरीके के विरोध हैं उसकी बारे में भी बात की गई कि विरोध शोर वाला हो सकता है, अव्यवस्थित हो सकता है, हिंसक हो सकता है, और अगर ये अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के दायरे में है तो सरकार इसे नियंत्रित कर सकती है, लेकिन आप उस पर टेरर एक्ट के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल एवं जस्टिस अनूप भंभानी जी ने पिंजरा तोड़ के 3 क्रियाशील सदस्यों को आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता को जमानत दे दी, कुछ शर्तों पर कि वे अपने पासपोर्ट संबंधित थानाध्यक्ष के पास जमा कर देंगे, मोबाइल फ़ोन से संपर्क में रहेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन संबंधित थानाध्यक्ष को दे देंगे। 50-50 हज़ार के निजी मुचलकों पर उनकी जमानत दे दी गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि संवैधानिक विरोध के अधिकार और सेडिशन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कुछ अंतर होता है और उस अंतर को भली भांति विवेचना में प्रदर्शित होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये चिंता का विषय है कि इस गंभीर प्रकरण में ऐसे दिल्ली के दंगे जो कि 47 के बाद 1984 में सिख हत्याकांड और सिखों के नरसंहार के उपरांत इतने बड़े दंगे दिल्ली में कभी नहीं हुए, उसमें विवेचना में वांछित सावधानी सूझबूझ प्रदर्शित होनी चाहिए थी। कुशल विवेचक और साक्ष्य संकलन में पूरी रुचि के साथ और पूरी व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को दिखाते हुए अगर विवेचना की जाती तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और दिल्ली पुलिस को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती दिल्ली हाईकोर्ट में। ये सही है कि आज दिल्ली पुलिस एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट चली गई है, लेकिन क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में किस प्रकार बेल हो गई, और अगर जमानत हो गई तो इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन विवेचकों ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए न्यायालय के सामने, जिन्होंने विवेचना में क्या कुछ त्रुटि छोड़ दी थी या कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श नहीं किया, क्योंकि सेडिशन लॉस के ऊपर और यूएपीए के ऊपर कार्यशालाएं हुई हैं, लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, और उस प्रशिक्षण के उपरांत भी अगर इस प्रकार की उदासीनता अपने विवेचना में की गई है तो उसके कारण में दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए। Well, this decision is going to have a huge impact on all terrorism cases. The point that you can't have terrorism by words alone is not a new proposition, but the manner in which the judgment has been written, the clarity, the precision, and the legal skill with which this judgment is written means that this has become a landmark case. It will be cited everywhere. And the basic, let us say, point in the case
is that without an overt act to overthrow the state, there cannot be terrorism. So you must have an overt act. Mere words are not enough. And the overt act must be of such a significance that it seeks to overthrow the state. Well, they'll of course go in appeal to the Supreme Court. That's expected of them. But my feeling is that the Supreme Court will stand by this judgment. And I say this because there are two prior decisions of the Supreme Court. One is Balwant Singh's case, which concerns Punjab, where a person came out on the streets of Chandigarh and said Khalistan Zindabad, and told people that they must mobilize and fight for a state within India, Khalistan. And the Supreme Court said that the man did nothing after making this speech. So there's no sedition or unlawful activity at all. Mhm. Now, the present case is a simpler case because there's no incitement to a crime at all. The finding of the High Court is there's no incitement to a crime. Right. So in the Punjab case, and then you have a case from Kashmir, Azadi, we want independence from India. And again, the Supreme Court asked, did you do anything? Did he do anything? And the court said no. The prosecutor said no. So he was acquitted. So I have a feeling that this is a breakthrough for India. This was always the law, that you can't have terrorism merely because you criticize the government. Mhm. That's the main point. Strong, very, very, very strong criticism of the government does not amount to a crime at all, let alone terrorism. तो ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन साथ में जो परिभाषा है आतंक की और आतंकवादी गतिविधि की, तो उसके बारे में भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए हैं। और ये इसलिए दिए हैं ताकि वो जो पुलिस अफसर जिन्होंने ये आरोप लगाए थे वो समझ सके, क्योंकि उन्होंने इन चार्जेस को, इन आरोपों को बिना सोचे समझे किसी निर्देशन के तहत, और ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स या जो केंद्र की जो सरकार है वो उनको निर्देशन दे रही थी, और इसलिए पुलिस अपने दिमाग का बिना इस्तेमाल किए इन आरोपों को पुलिस ने लगाया। इसलिए अदालत ने पुलिस को भी समझाया कि आतंक और आतंकवादी गतिविधि में क्या फर्क है, तो उनको भी समझाया है। और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो नॉर्मल कानून के तहत नहीं आती है, यानी कि जो आईपीसी के कानून है उनके तहत नहीं आती है, और आप उनको उससे इक्वेट भी नहीं कर सकते हैं। साथ में ये कहा कि लेजिस्लेचर जब कड़े कानून लेकर आया था, पहले टाडा था, फिर उसके बाद पोटा आया, तो ये जो कानून थे उनको जिस तरीके से लेजिस्लेचर ने समझा है उसी को परिपेक्ष एक बनाते हुए टेररिस्ट एक्टिविटी को समझना चाहिए। और इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट के केस में इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं समझ में आती है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस कोर्ट ने दिए हैं, जस्टिस मृदुल और जस्टिस भंबानी की बेंच ने। लेकिन आज कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं कि हमारी पुलिस बिना दिमाग इस्तेमाल किए इस तरीके के कड़े कानून लोगों को क्यों लगाती है। क्या पुलिस को नहीं पता कि कानून के क्या प्रावधान है? अगर पुलिस है, आईपीसी की धाराओं से वो बिल्कुल अवगत है, तो वो किस लिए इस तरीके के कानून आरोप लगाती है? जाहिर सी बात है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किसी निर्देशन पर ऐसा लगता है कि पुलिस काम कर रही है। यहां पर पुलिस की इंडिपेंडेंस, पुलिस की जो स्वायत्तता है, आज वो भी उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वो हमेशा केंद्र सरकार के निर्देशन पर या जो राज्य की पुलिस है उसके निर्देशन पर काम करती है। लेकिन इससे क्या होता है? इससे नताशा नारवाल, देवांगना कलीटा और आसिफ इकबाल तन्हा जैसे लोग 1 साल तक, यंग लोग हैं जिनका भविष्य अधर में लटका है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट है, आज 1 साल में वो लोग जेल में हैं, और उनके भविष्य का क्या, उनकी हेल्थ का क्या, महामारी के बीच वो जूझ रहे हैं और उन्हें बेल नहीं मिल रही है। तो ये एक ह्यूमेन एंगल भी है, एक मानवीय एक चेहरा सरकार का, अमानवीय चेहरा जो पुलिस का है वो भी नजर आता है कि किस तरीके से बिना दिमाग इस्तेमाल किए पुलिस इस तरीके के आरोप को लगाती है। दूसरी बात,
राइट टू डिसेंट की है कि लोकतंत्र में विरोध करने का संविधान में एक प्रावधान है और उस विरोध को दबाने के लिए, उस असहमति को दबाने के लिए आप इतने कठोर कानून पर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ये कानून का दुरुपयोग और बेजा इस्तेमाल है। और फिर उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी जिन्होंने इस तरीके के गलत आरोप में इन यंग स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जेल में बंद किया है। अगर आप पुलिस के नियम कानून और उनकी नियमावली देखें तो उसमें प्रावधान है कि अगर गलत चार्जशीट फाइल की गई है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन हो। लेकिन नॉर्मली आपने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। और इस केस में क्या उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने गलत चार्जेस लगाए थे, क्या उनके जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है, उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, क्या उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे? क्या उन पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से हटाया जाएगा जिसकी वजह से आज इतने सारे जो लोग हैं जिनको जेल में बंद किया गया है, आज उनका भविष्य बिल्कुल अधर में लटका है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं और जो हमारे सिस्टम को दर्शाते हैं कि हमारा सिस्टम कितना लचर है, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कितनी लचर है, हमारे जो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है। तो वो पूरे एक सिस्टम का एक आईना सबके सामने नजर आता है। और अगला जो बड़ा सवाल है कि आज देवांगना कलीटा, उमर खालिद, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को तो बेल मिल गई, लेकिन तमाम ऐसे एक्टिविस्ट हैं अलग अलग जेलों में हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। उमर खालिद, शारजील इमाम, इशरत जहान, आनंद तेलतंबड़े, स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, इन सारे केसेस में अभी उआपा के ऐसे स्ट्रिक्ट चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन इनको अभी बेल नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये है कि क्या जुडिशरी, अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं, क्या उनके केस में भी अब क्या वो सक्रिय तरीके से कोई संज्ञान लेंगे? क्योंकि आज इन लोगों को एक उम्मीद बंध गई है। सबको लग रहा है कि कोर्ट में एक नई सक्रियता नजर आ रही है, उससे हो सकता है कि उन्हें भी बेल मिल जाए और उनके खिलाफ जो एक आतंकवादी होने का जो एक लेबल है वो हट जाएगा। तो आज एक उम्मीद की किरण भी इस जजमेंट ने दी है। तो अब दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि वो अपील में अब जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का संज्ञान कैसे लेता है। लेकिन वाकई में इस जजमेंट ने लोगों को नसीहत दी है और सबसे बड़ी नसीहत यहां पर एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए है। और देख लीजिए कि किस तरीके से, किस आधार पर चार्जशीटें फाइल की जाती हैं और लोगों का भविष्य खत्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि असहमति को दबाना है, विरोधाभास को दबाना है। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कानून का प्रावधान लगाया जाएगा और उसके आरोप में आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा ताकि आप डर जाएं और सरकार के खिलाफ मुंह ना खोलें। तो ये कैसा लोकतंत्र है जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट ने भी कहा है कि अगर इसी तरीके की मानसिकता बनी रही तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और अंत में एक गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।